आपकी स्क्रीन पर अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें एक तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और दूसरी तरफ चीन के संस्थापक नजर आ रहे हैं माओ जेडोंग। तारीख की तस्वीरें 21 फरवरी 1972 को बीजिंग में खींची गई थी। अमेरिका से पहली बार कोई राष्ट्रपति चीन पहुंचा था और चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ही मकसद था। चीन ने भी निक्सन का खूब स्वागत किया और पहली बार चीन और अमेरिका में फिर दोस्ती हुई। ये एक बड़ा उदाहरण था। दुनिया को ये सबक मिला कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता। अमेरिका और चीन दशकों तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे थे। कोरिया युद्ध में दोनों अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने भी आए थे। अमेरिका ताइवान को असली चीन मानता था और चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अपने लिए खतरा मानता था, बताता भी था। लेकिन हर बीतते साल के साथ ये साफ होता गया कि असली चीन तो वही है जहां माओ का राज था और इस चीन की अमेरिका को बहुत ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि उसे सोवियत संघ से मुकाबला करना था। इसीलिए तो निक्सन 1972 में बीजिंग गए थे। इस वक्त तक चीन भी समझ गया था कि सोवियत संघ दोस्ती कहां तक निभाएगा। सोवियत ने पहले न्यूक्लियर बम बनाने में मदद का वादा किया था चीन को, लेकिन फिर चीन को बीच में छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया और फिर चीन को अकेले बम बनाना पड़ा। तो चीन और अमेरिका दोनों देश अपने पुराने पुराने मतभेद कुछ समय के लिए पीछे रख देते हैं और दोस्ती की एक गुंजाइश पैदा होती है। निक्सन और माओ की मुलाकात ने आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा इसी गुंजाइश के चलते तय की। लेकिन शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में अमेरिका और चीन सिर्फ पार्टनर नहीं बनेंगे बल्कि एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में इतने घुस जाएंगे कि दोनों चाहकर भी अलग नहीं हो पाएंगे। आज लगभग 50 साल बाद इतिहास फिर उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई साम्यवाद और पूंजीवाद की नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण की है। आज की खबर आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप चीन में है। किस्मत वाले हैं कि इस बार प्लेन से उतरने के लिए सीढ़ी मिली है अमेरिका के राष्ट्रपति को, वरना सितंबर 2016 में जब G20 समिट के लिए ओबामा चीन गए थे तब उन्हें सीढ़ी नहीं मिली थी, वो वाली बड़ी सी सीढ़ी जिस पर उतरते हुए नेता लोग हाथ हिलाते हैं। प्लेन के निचले दरवाजे से तब उनको उतरना पड़ा था। इस बार वैसा नहीं हुआ है क्योंकि चीन को इस बार चीप थ्रिल से बताने की जरूरत नहीं है कि बड़ा कौन है, मैं बड़ा कि तू बड़ा। इन पौने 10 सालों में सितंबर 2016 में ओबामा गए थे, अब यानी कि मई 2026 में ट्रंप आए हैं। इतना मजबूत हुआ है चीन कि अब अमेरिका उसे पूरी दुनिया से हटकर देखता है, अलग देखता है। वो ट्रंप ही थे जो बेड़ियां बांधकर अवैध प्रवासियों को मिलिट्री प्लेन से उनके देश भेज रहे थे। भारत भी ऐसे जहाज आए थे। लेकिन ऐसा स्टंट चीन के साथ पुल ऑफ करने की हिम्मत सन की ट्रंप में भी नहीं है। चीन ने अमेरिका में इतना निवेश कर रखा है उनके बॉन्ड्स वगैरह में कि वो पैसा वापस खींच लेंगे तो अमेरिका में कितने ही कारोबार डूब जाएंगे। चीन सैनिक ताकत के मामले में भी अमेरिका से लोहा लेने की कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट पर आइए, वो अमेरिका और यूरोप क्या पूरी ही दुनिया से आगे है। बस एक सेक्टर है जहां अमेरिका का हाथ मजबूत है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। यहां भी चीन ने बंदोबस्त किया है। वो सबसे बढ़िया लैंग्वेज मॉडल्स या चिप्स अगर नहीं बना पा रहा तो उसने चिप्स के प्रोडक्शन साइकिल की पहली सीढ़ी को अपने काबू में रखा है, रेयर अर्थ मिनरल्स। यहां चीन का कंट्रोल इस कदर है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर वापस लिया क्योंकि चीन ने चुंबक की सप्लाई रोक दी थी और अमेरिकी कंपनियां फिर ट्रंप को समझाने पहुंच गई थी। तो जिनपिंग ट्रंप के बीच इन सारी चीजों पर बात होगी जो ऐसे विषय हैं जो दोनों देशों को प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर और भी मुद्दे हैं। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू और ट्रंप की जंग से दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी देश को संबोधित किया है, विदेशी मुद्रा बचाने का अनुरोध किया है, सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ। ट्रंप ने क्या सोचकर ये जंग छेड़ी थी ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ट्रंप फंस गए हैं। उन पर प्रेशर है कि हॉर्मूज का रास्ता वो खुलवाएं ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से नॉर्मल होना शुरू हो सके। एकदम तो होगी ही नहीं, चाहे हॉर्मूज खुल जाए। खुले तो शुरुआत हो और दुनिया की ना हो तो पहले अमेरिका की ही अर्थव्यवस्था नॉर्मल हो जाए, जहां नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। चीन इस जंग के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक है, तो एक कयास ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप जिनपिंग से जंग और खासकर हॉर्मूज खुलवाने को लेकर बात करेंगे। फिर ताइवान का सदाबहार टॉपिक तो दोनों देशों के बीच में है ही, पर क्या दोनों नेता एक दूसरे की बात आसानी से मानेंगे? क्या होगा जब दोनों नेता मिलेंगे?
किसके पास ज्यादा पत्ते हैं खेलने के लिए, आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। माओ ने निक्सन के साथ मिलकर जो मुलाकात की, उसने चीन और अमेरिका के रिश्तों की बुनियाद तो रख दी, पर इसमें जो मकान बना बड़ा सा, उसका काम बचा था। और वो काम शुरू हुआ देन जियाओपिंग के दौर में। देन का मानना था कि अगर चीन को मजबूत बनना है तो दुनिया से संपर्क रखना पड़ेगा। इसके बाद चीन ने विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलने शुरू किए, समंदर किनारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। अब ये जो SEZ बोलते हैं, ऐसे इलाके होते हैं जहां सरकार सामान्य नियमों से कुछ अलग आर्थिक नियम लागू करती है, ताकि जो कंपनियां हैं, चाहे डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, निवेशक हों, वहां आसानी से आ सकें, उद्योग लगा सकें। इन इलाकों में अक्सर टैक्स की छूट होती है, आयात निर्यात के नियम आसान होते हैं, ज़मीन जल्दी मिल जाती है, कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया तेज़ रखी जाती है। मकसद होता है निवेश को आकर्षित करना, फैक्ट्रीज लगाना और रोजगार बढ़ाना। चीन ने ये किया और बड़े रणनीतिक रूप से किया, स्ट्रेटेजिक तरीके से किया। पहले कुछ जोन बनाए, फिर उनके अनुभव के आधार पर दूसरे जोन्स को शुरू किया। यह नहीं कि ऐलान करते ही प्रेशर में आ गए कि 100 जोन खोलना है, 200 जोन खोलना है। चीन ने नहीं किया ऐसा। देन जियाओपिंग के फैसले के बाद धीरे धीरे अमेरिकी कंपनियां चीन पहुंची। पहले छोटे स्तर पर साझेदारियां हुई, फिर पूरे कारखाने ही शिफ्ट हुए। अमेरिका की बड़ी कंपनीज को लगा कि अगर वही सामान चीन में बनवाया जाए जो हम US में बना रहे हैं, तो लागत कई गुना कम हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लागत चीन में पहले भी कम थी, कम लागत के साथ क्वालिटी का काम चीन में होना शुरू हुआ। एक अमेरिकी मजदूर को जितनी तनख्वाह देनी पड़ती थी, चीन में उसी पैसे में कई मजदूर मिल जाते थे। हम स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। पर्यावरण नियम यहाँ ढीले थे, यूनियंस थी ही नहीं, और सरकार खुद उद्योग लगाने में मदद करती थी। फिर एक ऐसा दौर आया जब दुनिया के बाजार मेड इन चाइना सामान से भरने लगे। वॉलमार्ट में बिकने वाले हजारों उत्पाद चीन से आने लगे। वॉलमार्ट का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम US और चीन के संबंधों की बात कर रहे हैं। नाइकी के जूते एशिया के कारखानों में बने। बाद में एप्पल जैसी कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स चीन में शिफ्ट की। सबसे जो एडवांस आईफोन है चीन में ही बनता है। चीन का शेंजन शहर, जो कभी एक छोटा सा इलाका था, मछुआरों का गांव, कुछ ही दशकों में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन की राजधानी बना। वो अमेरिका सोचता था कि चीन निर्यात पर इतना निर्भर होगा कि उसे इस चीज से कंट्रोल में रखा जा सकेगा कि तेरा सामान लेना है कि नहीं लेना मुझे। लेकिन चीन ने धीरे धीरे दूसरे बाजार भी तलाशने शुरू किए। उसने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाया। उसने रॉ मटेरियल सस्ते में बेचना शुरू किया। अपने घरेलू बाजार को भी मजबूत करने की कोशिश की, यानी चीन भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करता रहा। यहीं से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, कंपटीशन, और ये आज भी जारी है। ट्रंप इसकी गंभीरता को बिल्कुल समझते हैं। आप खुद पिछले 5 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। अमेरिका को हर साल 200 से 300 अरब डॉलर का व्यापार घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं। चीन फायदे में है और ट्रंप ये डेफिसिट कम करना चाहते हैं, इसलिए चीन के साथ ट्रेड वॉर उन्होंने छेड़ी। लेकिन इस मामले में ट्रंप से ज्यादा कार्ड्स जिनपिंग के पास थे। उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनकी सप्लाई कुछ समय के लिए चीन ने रोकी, तो कई अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होने लगा। सब लोग ट्रंप से मिलने पहुंच गए कि साहब रुकवाओ इसको। इसलिए ट्रंप भी समझते हैं कि जिनपिंग पर ज्यादा दबाव डाला नहीं जा सकता, आपका ही काम रुक जाएगा। इसलिए वो खुद चीन गए हैं मिलने। जबकि याद कीजिए 2016 वाले ट्रंप चीन के खिलाफ कैसे जहर उगला करते थे। सभी समस्याओं की जड़ चीन को बताते थे। ये तक कहते थे कि चीन ने अमेरिका की नौकरियां छीन ली और चीन को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताते थे। अब खुद चीन गए हैं। यात्रा जो अभी हो रही है कुछ वक्त पहले होनी थी, लेकिन ईरान पर जो जंग हो रही है उसकी वजह से यह यात्रा टल गई। खैर, अब पहुंचे हैं। 2 दिन तक चीन में ही रहने वाले हैं। जिनपिंग से मुलाकात होगी। क्या बात हो सकती है, 5 बड़े बिंदुओं में समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप सुन लीजिए लेकिन बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे को, जो बता रहे हैं कि चीन में ट्रंप की यात्रा का क्या माहौल है, चीनी मीडिया इस पर क्या लिख रहा है,
सुनिए अनिल जी को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर यहाँ गर्मजोशी भरा माहौल है। लोग ये देखना चाहते हैं कि ट्रंप के यहाँ आने के बाद किस तरह का प्रतिक्रिया होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि चीन और अमेरिका के रिश्ते दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोगों को इस बात का इंतजार है कि 9 वर्षों के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन आ रहे हैं तो वे क्या संदेश देते हैं। खास तौर पर हमने जैसा देखा है कि व्यापारिक रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर चीन में इसको लेकर बहुत तवज्जो दी जा रही है। जहां तक चीनी मीडिया का सवाल है तो चीनी मीडिया भी इस दौरे को खास तौर पर हमने देखा है कि व्यापारिक यात्रा के तौर पर देख रहा है। उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन आ रहे हैं तो व्यापार संबंधों में बेहतरी आएगी, जो कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। और इसके साथ ही जो हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ तमाम प्रतिबंध लगाए थे, उनमें ढील दिए जाने को भी चीन उम्मीद कर रहा है हाल के दिनों में। और इसके साथ ही जो मीडिया इस बात को लेकर भी बता रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल जिस पर चीन ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, उसको लेकर भी कुछ हमको लगता है कि ढील दी जा सकती है। इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही यह भी समझ में आ रहा है कि लोग जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, जो उनका आमतौर पर रवैया रहता है डोनाल्ड ट्रंप का, उनको एक तरह से मजाकिया तौर पर भी यहाँ पर देखते हैं। सोशल मीडिया में मीम्स भी चलते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब कुछ कैसा बयान दे देते हैं इसको लेकर भी पता नहीं होता है। तो हालांकि वो चीन को कमजोर नहीं आंकते हैं जैसा कि यहाँ पर चीन के लोग समझते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चीन को हल्के में नहीं लेंगे, यहाँ के लोगों का ऐसा सोचना है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा उनकी बहुत उत्साह भरी होने वाली है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और मीडिया भी इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है। आपने बीजिंग से अनिल पांडे को सुन लिया। आप समझिए कि क्या हो सकता है ट्रंप के विजिट के दौरान। नंबर 1, ये सबसे ऑब्वियस पॉइंट है, ताइवान का मुद्दा डिस्कस होता है। आज ही अमेरिका में मौजूद चीनी दूतावास ने कहा है कि ताइवान उन 4 रेड लाइंस में सबसे जरूरी है जो किसी को भी पार नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया इस बयान को ट्रंप की यात्रा से जोड़ रहा है क्योंकि ट्रंप के चीन निकलने से ठीक पहले यह बयान आया है। ताइवान पर चीन इतना सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि वो उसकी संप्रभुता का मसला है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन का मानना है कि 1949 के गृहयुद्ध के बाद जो राष्ट्रवादी सरकार फॉर्मोसा के द्वीपों पर चली गई ताइवान, वो चीन का ही बिछड़ा हुआ हिस्सा है जिसे एक दिन वापस मेनलैंड चाइना के साथ ही जुड़ जाना है। इसलिए चीन वन चाइना पॉलिसी को अपनी सबसे बड़ी रेड लाइन मानता है। वन चाइना में बाय द वे तिब्बत भी आता है। दूसरी तरफ अमेरिका आधिकारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी को मानता तो है, लेकिन साथ ही ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन भी देता रहता है। चीन को इसी अस्पष्टता से दिक्कत है कि एक तरफ आप खुलकर वन चाइना पॉलिसी को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ ताइवान की मदद भी कर रहे हैं, उसको जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। अमेरिका का संकेत यही है कि अगर चीन हमला ही कर देता है ताइवान पर तो अमेरिका पूरी तरह चुप नहीं बैठेगा। चीन को यह भी लगता है कि अमेरिका धीरे धीरे ताइवान को एक अलग देश की तरह मजबूत कर रहा है। चिप्स वाला एंगल है, लेकिन उनको मेन दिक्कत अपनी संप्रभुता वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका का तर्क है कि अगर चीन को बिना रोक टोक ताइवान पर दबाव बनाने दिया गया तो पूरा एशिया पैसिफिक ही अस्थिर हो जाएगा और अमेरिकी प्रभाव इस पूरे खित्ते में कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोनों नेताओं की मुलाकात में ताइवान एक बड़ा मुद्दा होगा। टीएसएमसी किसके पास जाती है वो भी बड़ा मुद्दा होगा। बाहर भले ही अखबार में पत्रकारों के सामने धंधे पानी की बातचीत ही ज़्यादा डिस्कस हो, एआई की रेस वगैरह पर डिस्कशन हो, लेकिन बंद कमरों में ज़्यादा तनाव ताइवान को लेके होगा, ना कि एआई को लेके। पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज ताइवान पर ही फोकस कर रहा है। चीन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप ताइवान को हथियार क्यों दे रहे हैं। हर साल अरबों डॉलर के हथियार ताइवान अमेरिका से खरीदता है। शुरुआत में डिफेंसिव वेपन्स होते थे, लेकिन अब सब तरह के हथियार होते हैं। स्थिति यह है कि 2025 में ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के लिए लगभग 11.1 अरब डॉलर के वेपन पैकेज की मंजूरी दी है। अब तक जो यूएस ताइवान पार्टनरशिप चल रही है उसका सबसे बड़ा वेपन पैकेज है ये, जो एफएमएस फॉरेन मिलिट्री सेल है। जिनपिंग चाहते हैं कि ये डील कैंसिल हो या इसमें बदलाव तो हो ही हो। वैसे हम आपको बता दें, ताइवान के मसले में हथियारों की डील अब छोटी बात हो गई है क्योंकि ताइवान आज एक बड़ी शक्ति है दुनिया को माइक्रोचिप सप्लाई करने के मामले में। मोबाइल फोन्स, एआई, मिसाइल सिस्टम, ईवी, सैटेलाइट सब कुछ इन्हीं सेमीकंडक्टर से बनी चिप से चलते हैं जो ताइवान की टीएसएमसी बनाती है। अगर ताइवान पर चीन का नियंत्रण होता है तो दुनिया को बड़ी दिक्कत आ जाएगी, स्पेशली यूएस को। इसलिए अमेरिका ताइवान को मजबूत रखना चाहता है। अब इस टकराव को चीन कैसे हल करे,
उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को समर्थन देना बंद नहीं करता है। तो चीन बनाता है ताइवान पर प्रेशर, उसके आसपास मिलिट्री ड्रिल करता है, उसके एयर स्पेस में फाइटर जेट्स उड़ाता है। एक तरह से संकेत देता है कि अगर उसे लगा कि ताइवान स्थायी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा है तो वो बल प्रयोग करेगा, उस पर हमला भी करेगा। चीन बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है। उनकी तीनों फोर्सेस जो हैं, चारों रॉकेट फोर्स को भी जोड़ लीजिए उसके अंदर, उनका एक बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि किसी समय भविष्य में कभी ना कभी ताइवान पर हमला होना है, तब हमको किन वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े बड़े बाजेस बनाए हैं उन्होंने अटैक करने के लिए। चीन की मिलिट्री ड्रिल्स जो इस तरह की होती हैं, ये जो प्लानिंग चल रही है, पूरा एशिया चिंतित है। जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया को डर है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हो जाता है तो पूरा एरिया ही अनस्टेबल हो जाएगा। दुनिया के जो बड़े व्यस्त समुद्री मार्ग हैं इस इलाके में हैं। अगर संघर्ष होता है, बिजनेस में दिक्कत होगी, ट्रेड में दिक्कत होगी। जैसी ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू हुई है उसमें हम देख रहे हैं, हम खुद भुक्तभोगी हैं। आज ही खबर आई है, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन चेक कर रहा था कि अमूल ने भी रेट बढ़ा दिया। चीन चाहता है कि अमेरिका धीरे धीरे पीछे हटे और ये स्वीकार करे कि ताइवान अंततः चीन के प्रभाव क्षेत्र में आएगा। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि मौजूदा स्थिति बनी रहे ताकि चीन को अचानक कोई डिसाइसिव बढ़त न मिल जाए। चीन को यह भी उम्मीद है कि ट्रंप के साथ इस मसले का हल निकल सकता है, क्योंकि डेमोक्रेट्स चीन को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते हैं। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगे थे, जो चीन पर लगाए गए, वो ट्रंप ने नहीं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए थे। तो जिनपिंग इनमें छूट की मांग कर सकते हैं कि बाइडेन ऐसे थे वैसे थे, आप मुझे छूट दे दीजिए। दूसरा पॉइंट है ट्रेड। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। ट्रंप ने ईरान पर जो जंग थोपी है उससे उनकी रेटिंग गिर रही है, क्योंकि नतीजा नहीं मिल रहा है, जीत नहीं पा रहे हैं ना। इसलिए ट्रंप चाहेंगे कि कोई बड़ी बिजनेस डील चीन के साथ हो ही जाए, ताकि वापस जब अमेरिका जाएं तो लोगों को बताएं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं डील्स अभी भी क्रैक करता हूं। जैसे हमने पहले बताया, 2025 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा $200 बिलियन के पार था। यानी अमेरिका चीन से जितना सामान खरीद रहा था उसके मुकाबले चीन अमेरिकी सामान बहुत कम खरीद रहा था। एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम। अमेरिका चाहता है कि चीन अमेरिकी सामान खरीदे, ज़्यादा खरीदे, और इसमें सबसे ऊपर है हाई एंड टेक्नोलॉजी, बोइंग का मुद्दा। बोइंग जैसे विमान दुनिया में कोई नहीं बनाता है, मतलब वैसे विमान जो सीधे उड़ते हुए नाक के बल नीचे आते हैं, जिनका दरवाज़ा हवा में अपने आप धमाके से खुलता है। अभी के कुछ इंसिडेंट्स हैं। आज का परिचय बोइंग का ये है, लेकिन बोइंग इससे पहले लगभग आधी सदी तक दुनिया की सबसे एडवांस्ड और कामयाब एरोस्पेस कंपनी रही है। अभी भी जो हादसे हुए हैं, जिन पर हमने एक चुटकी ली, हादसों पर नहीं, बोइंग पर, इन खबरों ने उसे एयरबस से पीछे धकेला है। इसके बावजूद वो अमेरिका में बाय वैल्यू सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। डिफेंस और कमर्शियल दोनों सेक्टर्स में बोइंग आज भी बहुत बड़ी कंपनी है, और चीन है एक बहुत बड़ा मार्केट। अब चीन में जैसे जैसे इकॉनमी आगे बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, एयर ट्रैवल तेजी से बढ़ रहा है, कंट्री भी बहुत बड़ी है वो। अगले 20 सालों में उन्हें 7,000 से ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि इन ऑर्डर्स का एक हिस्सा, या संभव हो तो बड़ा हिस्सा, बोइंग को मिल जाए, ताकि अमेरिका में इस इंडस्ट्री से जुड़ी नौकरियां सुरक्षित रहें। बहुत सारे सेनेटर पल रहे हैं अमेरिका में बोइंग की लॉबिंग करते हुए। इसलिए बोइंग के सीईओ भी ट्रंप के साथ चीन जा रहे हैं, उनको अश्योर करने कि जैसा प्रोडक्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। चूज अस ओवर एयरबस। इसके अलावा अमेरिका ने चीन पर दबाव डाला है कि वो अमेरिकी बीफ की खरीद भी बढ़ाए। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने 2003 में मैड काउ डिजीज के बाद अमेरिकी बीफ पर 14 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। अब ये प्रतिबंध 17 में हो गया खत्म, लेकिन उसके बाद बिजनेस वहां नहीं लौटा जैसा पहले था। ट्रंप इस एक्सपोर्ट को भी फिर से बढ़ाना चाहते हैं। फिर मुद्दा है सोयाबीन एक्सपोर्ट का भी। अमेरिका के मिडवेस्ट स्टेट्स जैसे आयोवा, इलिनॉय, नेब्रास्का वगैरह में सोयाबीन बहुत होता है, और सोयाबीन उगाने वाले जो बड़े किसान हैं, ट्रंप का बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक देश है, सबसे ज़्यादा खपत वहीं होती है, और अमेरिका हर साल चीन को अरबों डॉलर का सोयाबीन बेचता भी है। 2017 में चीन ने अमेरिका से लगभग 12 से 14 अरब डॉलर का सोयाबीन खरीदा था। ट्रंप चाहते हैं यह आंकड़ा और ऊपर जाए, ताकि अमेरिकी किसानों को लगे कि ट्रंप को वोट देने का हमको फायदा हुआ है। ये ट्रेड की बात हमने कर ली। पहले हमने ताइवान की बात की थी, ट्रेड की कर ली। तीसरा जिमी लाई का मुद्दा है। लाई हांगकांग के मीडिया पर्सनैलिटी हैं, चीन में लोकतंत्र के समर्थक हैं।
साधारण बिजनेसमैन नहीं है, उन्होंने हांगकांग में नेक्स्ट डिजिटल और एप्पल डेली टैबलॉइड खड़ा किया था। यही एप्पल डेली बाद में चीन विरोधी और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना था मीडिया में। 2019 में जब हांगकांग की सड़कों पर लाखों लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब जिमी लाई खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े नजर आए थे। फिर 2020 में चीन ने हांगकांग पर नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया। चीन ने कहा कि यह कानून अलगाववाद, विदेशी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन पश्चिमी देशों ने इल्जाम लगाया कि इस कानून का इस्तेमाल हांगकांग में विरोध की हर आवाज को कुचलने के लिए किया जा रहा है और इसी कानून के तहत जिमी लाई को अरेस्ट भी किया गया है। उनकी संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, एप्पल डेली बंद हो गया है और इस साल उन्हें लंबी सजा सुना दी गई है। अब ट्रंप इस मुद्दे को चीन की यात्रा में उठाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई की मांग वो नहीं उठाने वाले हैं। ये सीधा संदेश होगा कि अमेरिका हांगकांग में भी राजनीतिक दमन के खिलाफ है। कॉस्मेटिक मुद्दा है ये। अमेरिका लोकतंत्र का इतना बड़ा समर्थक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो ताइवान वाले मुद्दे से प्रेशर चीन पे बनाते हैं, वैसे ही वो हांगकांग को भी यूज करने की कोशिश करेंगे। जानकार कहते हैं कि ट्रंप लाई का मुद्दा ऑप्टिक्स के लिए उठाएंगे ताकि वेस्ट में छवि सुधार सकें, वरना ट्रंप की सच्चाई आप जानते हैं। गजा वॉर के खिलाफ अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रदर्शन हुए थे, उनमें शामिल छात्रों को ट्रंप ने कई महीनों जेल में सड़ाया, कई के एडमिशन सस्पेंड करने के लिए अपने गृह मंत्री को लगा दिया। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि जिमी का मुद्दा ऑप्टिक्स की बात है, क्योंकि चीन तो जिमी लाई का मामला अपना आंतरिक मसला बताकर निकल लेगा। इस मुद्दे का कोई अंत नहीं है, सर्कुलर डिबेट है। ट्रंप को अपनी छवि सुधारने का मौका मिल जाएगा। चौथा और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है टेक वर्सेस रेयर अर्थ्स। एक हाथ से लो, एक हाथ दो। अमेरिका को डर है कि चीन बहुत तेजी से एआई, सुपर कंप्यूटर और जो मॉडर्न वेपनरी है उसमें आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने चीन पर एडवांस चिप्स और चिप बनाने वाली मशीन्स की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। बाइडेन के दौर में फैसला हुआ था। अमेरिका का कहना है कि अगर चीन को सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी मिलती ही रही तो वो अपनी फौज को बहुत तेजी से डेवलप कर लेगा, आर्म कर लेगा। दूसरी तरफ चीन के पास भी ऐसा हथियार है जिसके बिना जदीद टेक्नोलॉजी चल ही नहीं सकती, और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। ऐसे खनिज जिनका इस्तेमाल फोन्स में होता है, ईवीज में होता है, किसी भी जगह जिसमें चिप लगती हो उसमें रेयर अर्थ्स आपको चाहिए होते हैं, रडार्स में लगता है। दुनिया की रेयर अर्थ रिफाइनिंग का करीब 90% हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। यानी खनिज कहीं और से निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस, उन्हें रिफाइन करने की फैक्ट्री चाइना में है। अब चीन ने कई अहम मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर भी नियंत्रण कड़ा करके रख दिया है। इसका असर अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री पर पड़ा है, डिफेंस पे भी पड़ा है, वो बताते नहीं हैं। कई अमेरिकी कंपनियों को डर है कि अगर चीनी सप्लाई धीमी ही रहती है तो ईवी की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी। यही वजह है कि इस मुलाकात में दोनों देशों की मांगें बिल्कुल अलग होंगी। बीजिंग चाहता है कि अमेरिका चिप्स और टेक्नोलॉजी पर लगे प्रतिबंध खत्म करे या कम से कम उसमें छूट दे, जबकि अमेरिका चाहता है कि चीन फिर से रेयर अर्थ और दूसरे महत्वपूर्ण मिनरल्स की सप्लाई को बहाल करे। अब आते हैं पांचवें और अंतिम बिंदु पर, जो अभी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमसे, ईरान का मसला। अमेरिका से जब ट्रंप चीन के लिए निकल रहे थे तब उन्होंने प्रेस से कहा था कि मैं एक लॉन्ग वॉक पर जाऊंगा जिनपिंग के साथ और ईरान को डिस्कस कर लूंगा, यानी ईरान पर बात होगी। इसका मौजू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी होने वाला है। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। दुनिया में ईरान जितना तेल समंदर के रास्ते बेचता है उसका 80% से भी ज्यादा चीन ही खरीदता है। यानी ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीनी खरीद पर टिकी हुई है, जो ऑयल से रेवेन्यूज आ रहे हैं उनको। यूएस को लगता है कि अगर चीन चाहे तो वो ईरान को बातचीत की मेज पर वापस आने को मजबूर कर सकता, अपनी पोजीशन को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मना सकता है। इसलिए अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि चीन हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से सुरक्षित करने के लिए अमेरिका का साथ दे। इस संकट का असर सिर्फ अमेरिका पर तो पड़ नहीं रहा है, चीन भी परेशान है। चीन अपने कुल कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा मिडल ईस्ट से ही लाता है। अगर खाड़ी क्षेत्र में लंबी जंग चलती है तो चीन की एनर्जी नीड्स भी खतरे में पड़ेंगी। उनको ईरान से तेल मिल रहा है, लेकिन और भी वहाँ प्रोड्यूसर हैं जिनसे चीन व्यापार करता है। पूरी तरह से आप संबंध खत्म नहीं करना चाहते। तो दोनों देश चाहते हैं, चीन भी और अमेरिका भी, कि हॉर्मुज खुल जाए। दोनों चाहते हैं कि तेल की सप्लाई बनी रहे। दोनों चाहते हैं कि बाबल मंदब पर कोई आंच ना आए। लेकिन यहाँ भी अमेरिका और चीन की सोच अलग है। चीन शायद ईरान पर उतना दबाव नहीं बनाना चाहता जितना अमेरिका चाहता है, क्योंकि उसके ईरान से भी अपने रिश्ते हैं। लड़ाई के दौरान
ये कहा गया कि टारगेटिंग में चीन ने मदद की है। ये भी कहा गया कि बीच लड़ाई में जो प्रोपेलेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल रॉकेट और दूसरी चीज़ों में होता है वो चीन ने सप्लाई किए हैं, मतलब घनिष्ठ दोस्ती है। अगर इस जंग में ईरान हार जाता है तो पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की हेजेमनी मजबूत होगी और ये चीन का घाटा होगा, क्योंकि वो भी अपना एक पांव वहां पे जमाना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप की यात्रा के पहले अब्बास अरागची चीन होकर के आ गए हैं। दोनों के बीच क्या बात हुई होगी यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि चीन ईरान पर वैसा प्रेशर नहीं बनाएगा जैसा ट्रंप चाहते हैं या बता रहे हैं कि मैं वहां जाके बात कर लूंगा। चीन फिर जो भी रियायत अमेरिका को दिलवाएगा भी, उसके बदले में अमेरिका को भी चीन को कुछ ऑफर करना पड़ेगा, क्विड प्रो को होगा। चीन की कुछ मांगे हैं, कुछ अमेरिका की हैं, दोनों की मांगे अलग हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन किस बात के लिए किसको कितना राजी कर पाता है और कौन नहीं। जो भी अपडेट होगा राजदूत में आपको मिलेगा, और वो अपडेट देखने के लिए आपको बने रहना होगा खबर गांव के साथ। आज का राजदूत साजिद ने लिखा था, इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबर गांव।